हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात की जाए तो इस क्लास में आज आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 7 नंबर के पूछे जाते हैं। इस क्लास में आप जितने भी क्वेश्चन आज आप पढ़ेंगे, बोर्ड पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन इस क्लास में आज आप ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। आपको पता है कि ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं ये आपके एग्ज़ाम में 7 नंबर के पूछे जाते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पर आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्लास को एंजॉय कीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि इसकी एक बेसिक क्लास हम आपको पहले भी दे चुके हैं। यदि आपको प्रतिरोधों को जोड़ना नहीं आता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहां से आप पिछले छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स मेरे द्वारा बताए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप हल कर सकते हैं, ताकि आप इन बड़े न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से हल कर सकें। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा, मतलब कि जो आपको यहाँ पर ये सेल दिख रहा है, इस सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी इसकी गणना हमें करनी है। तो बिना देर किए हुए लिखते हैं कि इस क्लास में हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखें तो ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है और ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है, जैसे ही बैटरी से कुंजी को ऑन किया जाता है तो यहाँ से धारा बहना शुरू हो जाती है। ये धारा यहाँ तक बहती हुई आती है, फिर यहाँ पर आती है और जब धारा इस पॉइंट पर पहुँचती है तो धारा को सोचना पड़ जाता है कि वो किधर जाए। तो धारा फिर थोड़ी सी उधर जाएगी, थोड़ी सी इधर जाएगी, कितनी किधर जाएगी मुझे नहीं पता। कैसे पता चलेगा बाद में हम आपको बताएंगे जब धारा की गणना को कर लेंगे। बिल्कुल बताएंगे आपको कि कितनी धारा नीचे और कितनी धारा ऊपर जाएगी। आपको पता है कि धारा जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ भी जाएगी धारा और धारा यहाँ भी जाएगी। इसका मतलब जब धारा अपना मार्ग जो है परिवर्तित कर दे तो ऐसे प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, इनका ये वाला सिरा, इनका ये सिरा एक ही बिंदु पर जुड़ता है, इसलिए ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए हम इन 2 ओम को और इन 2 ओम को दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि हल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख देंगे कि ये समांतर क्रम में है। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और देखें तो 1/R मतलब ये 2 ओम दिया हुआ है, ये भी 2 ओम दिया हुआ है और ये 1/R। आपसे गलती कहाँ पर होती है हम आपको बताएंगे। अब ये 1/2 लास्ट लेके दोनों को जोड़ लीजिएगा। 1 और 1 आपको पता है कि 2 होता है, लेकिन यहाँ पर आधा और आधा लिखा है मतलब 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 2 होगा। 2 1 कम 2 1 होगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही होगा। फिर 2 1 कम 2 1 होगा और 1 का गुणा फिर से 1 होगा तो 1 ही होगा। इसलिए ये कितना आ गया? 2/2। तो 1/R बराबर 2/2। अगर 1/R बराबर 2/2 तो 2 से 2 को हम काट सकते हैं। इसका मतलब 2 1 कम 2 और ये हो गया हमारा 2 1 कम 2। इस प्रकार हमारे पास 1/R बराबर 1/1 बचता है। अब हम इस R को 1 से गुणा करें तो R हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करें तो 1 हो जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, लेकिन अभी मैंने R का मात्रक नहीं लिखा है और R का मात्रक हमें लिखना पड़ेगा कि R का मात्रक ओम होता है। इसलिए हम R का मात्रक यहाँ पर ओम लिखेंगे और ये इस प्रकार हमने इसको जोड़ दिया।
अब थोड़ा सा हम कूल डाउन होते हैं और आपको बताते हैं कि जो मैंने कर दिया है वो क्या क्या हो गया है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस प्रकार ये जो 2 ओम का ये प्रतिरोध जुड़ा था, ऐसे परिपथ आपका बना हुआ था। इस प्रकार आपका परिपथ ऐसे बना है, ठीक है। इस प्रकार आपका परिपथ बना है। यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर फिर ओम है, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से ओम है। इस तरीके से आप देखें ऐसे परिपथ बना है। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो मतलब ये दोनों यहाँ से अब हट जाएंगे और इस प्रकार ऐसे एक परिपथ बन जाएगा। अब अगर ये दोनों जुड़ गए तो मतलब ये दोनों 1 ओम का प्रतिरोध दोनों से बन गया। अब अगर बैटरी यहाँ से अपनी धारा को प्रवाहित करना शुरू करे तो ये धारा यहाँ से निकलेगी और निकलने के बाद यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। इसका मतलब जब ये दोनों जुड़ गए तो हमें मिला 1 ओम, और ये वाला 1 ओम, और ये वाला 1 ओम, और वो वाला 1 ओम। ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में हो गए, जल्दी से बताइए मुझे। ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। क्यों श्रेणी क्रम में हो गए? क्योंकि जब धारा यहाँ से बहना शुरू हुई तो धारा को अपना मार्ग नहीं चेंज करना पड़ा। मैंने इन दोनों को हटा दिया। जो दोनों ये बाधा उत्पन्न कर रहे थे, समांतर क्रम बना रहे थे, मैंने इन दोनों को श्रेणी क्रम बना दिया। इसका मतलब इसको, इसको और इसको अब श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब जो 1 ओम हमको आंसर मिला है ये, और ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, तीनों समांतर नहीं अब श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लोग लिखेंगे कि जो ये हम लोगों को R मिला है, ठीक है, तो इसे हम RA कह देते हैं ताकि बाद में जो लास्ट में आंसर आए वो हमारा क्या हो? R हो। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि प्राप्त, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, प्राप्त 1 ओम, उसके बाद ये वाले जो ओम 1 मिले हैं तथा ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम तीनों श्रेणी क्रम में हैं। इसका मतलब 1 ओम तथा 1 ओम व 1 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ ये श्रेणी क्रम में है। तो अब हम लोग R बराबर क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर A न लिख 1 न लिख कर A लिख दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 1, ये हो गया 1, और ये हो गया 1, और ये हो गया R। तो अब इन सबको मैंने जोड़ दिया तो R बराबर कितना हो गया? R बराबर 3 ओम। इस प्रकार हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो ये R बराबर 3 ओम यहाँ से मिला है, मतलब परिपथ पूरी तरीके से फाइनली जितने प्रतिरोध थे हमने उनको जो नियम थे उन नियम के आधार पर जोड़कर लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा? हमें फिर से सोचना होगा कि ये परिपथ कैसा बन गया। मतलब अब सारे प्रतिरोध हट चुके हैं, परिपथ बिल्कुल सिंपल हो चुका है। एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और उस प्रतिरोध का मान 3 ओम है। इसका मतलब जब एक प्रतिरोध जुड़ा हो और परिपथ में कुछ धारा बह रही हो और साथ ही साथ एक सेल या बैटरी जुड़ी हो तो ओम का नियम लगा देना चाहिए। 2 हमारी वैल्यू दी होंगी, तीसरी हमें पता चल जाएगी। तो हमें तुल्य प्रतिरोध पता चल चुका है कि कितना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। पहले का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। अब क्या करना है? अब हमें ये निकालना है कि इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी, और परिपथ में धारा बहने की अगर गणना करनी है तो आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा। ओम का नियम क्या कहता है? कहता है कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर V हो तो और उसमें बहने वाली धारा I हो तो विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, जिसे हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये सारी डिफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लासेस में दी है, और आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकें। अब देखिए ज़रा ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं? परिपथ में प्रवाहित धारा निकालते हैं। इसका दूसरा नियम तो हम लोग लिखेंगे कि ओम के नियम से। ओम के क्या लिखेंगे? नियम से। और आप अपना ये डायग्राम देखेंगे और डायग्राम में देख रहे हैं कि ओम का नियम क्या होता है। आपको पता है कि V/I बराबर R होता है। तो ये I अगर वहाँ चला जाए, ये I वहाँ चला जाए, या फिर हम लोगों का ये जो R है वो नीचे आ जाए तो मतलब V हो गया। और कैंची गुणा किया तो अगर कैंची गुणा करना आपको नहीं आता है तो देखिए हम कैसे बताते हैं। R के नीचे आप एक जो है लिख लीजिए, उसके बाद इसको इससे गुणा कर दीजिए, मतलब ये I हो गया, R हो गया। V को इससे गुणा कर दीजिए, V हो गया। अब यहाँ से अगर I का मान निकाला जाए तो ये फॉर्मूला बन गया। आप चाहें तो I बराबर V/R
डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये हो गया I और V का मान। इसको मैंने देखा तो यहाँ पर 3 वोल्ट की एक जो है सेल जुड़ी हुई है, मतलब एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट है। इतनी बात क्लियर। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। उसके बाद फिर हम लोग R की वैल्यू को देखें तो मैंने टोटल R की वैल्यू 3 निकाल दी है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये 3 हम लोगों ने R की वैल्यू रख दी। अब करना क्या होगा, अब हमने इस 3 एकम 3 और 3 एकम 3 को 3 लिखा और उसके बाद एक I बराबर 1 लिखा। क्या इतना ये सफिशिएंट था? क्या मेरा आंसर सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मेरे लिखने का तरीका सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि अभी I का मात्रक लिखना बाकी है। क्लियर है इतनी बात? मतलब अगर एग्ज़ाम में आप यहाँ तक छोड़ के आते हैं तो एग्ज़ामिनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर होगा आपके प्रति और आपके नंबर काटने की वो कोशिश करेगा। तो उसको बिल्कुल भी मौका मत दीजिए और आप पूरी बातों को लिखिए। इसका मतलब आप लिख सकते हैं I बराबर 1 एम्पियर। इस प्रकार आपको अपना आंसर लिख के छोड़ के आना है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहला क्वेश्चन हमने किस प्रकार से हल किया। एक बार मात्र 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम बताते हैं रिकैप करके कि मैंने इसमें क्या बताया। मैंने कहा कि 2 ओम 2 ओम 1 ओम, ये सारे के सारे मतलब ये 2 और 2 ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में थे। मैंने दोनों को जोड़ दिया। ट्रिक क्या है कि अगर समांतर क्रम में समान प्रतिरोध जुड़े हैं, जितनी बार जुड़े हैं उनको उतने से ही डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा जो R आएगा वो ज्ञात हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 2 और 2 बार जुड़े थे, इसलिए मैंने 2/2 किया। अगर 2 2 2 3 बार जुड़े होते तो जानते हैं कितना प्रतिरोध आता? 2/3। ये है ट्रिक, ऐसे आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो 2 और 2 बार जुड़े थे, 2/2 किया, मतलब वो सब नहीं किया, रूल लगाया मैंने 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसके बाद यहाँ से मुझे 1 ओम का मिला प्रतिरोध। मैंने डायग्राम बना के बताया था आपको कि वो 1 ओम और वो वाला 1 ओम, ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि धारा यहाँ से बहना शुरू होगी। यहाँ जब एक प्रतिरोध होगा उसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी। धारा का मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब वो श्रेणी क्रम में होंगे। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध निकाला था, वो हमारा सारा जितना भी प्रतिरोध, छोटे छोटे प्रतिरोध के टुकड़े लगे थे, वो हमने क्या कर दिए थे? जोड़ के एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने ओम का नियम लगाया और जो है परिपथ में कितनी धारा बह रही है निकाल लिया। देखिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो गया। आप इस दूसरे क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से इसी प्रकार कर लोगी, लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होती है जब ये तीसरा पॉइंट आपको दिखता है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तब आप सोचते हैं कि ये विभवांतर तो यहाँ दिया था, तो हमसे आखिर क्या पूछा गया है? इस बात को अगर अच्छे से सीखना है तो अगला न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से आप देखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। अब पढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल को और लिखा है कि दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। इस बार परिपथ का कोई नाम नहीं लिया है, चित्र कह दिया है। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में लिख कर आ सकता है। लिखा है कि दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध, मतलब पहले जैसा, परिपथ में धारा, मतलब पहले जैसा, और उसके बाद 3 ओम प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर। ये पहले जैसा नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा ये अलग होगा। क्या अलग होगा? क्वेश्चन पहले पूरा हल करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि ये अब क्वेश्चन आप कैसे हल करोगे। क्या इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में हल करके दिखाऊं? ना, गलतियां हो जाएंगी आपसे। लेकिन क्या मैं इस क्वेश्चन को पूरा माइंड मैप लेके बताऊं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है? देखिए ध्यान से, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, मैंने कहा था 2 बार अगर समांतर क्रम में जुड़े हो तो मतलब 1 आएगा। अब 1 1 और 3 ये मिला के हो जाएंगे 5। अब 5 हो जाएगा, मतलब हम लोगों को धारा अगर निकालनी पड़ेगी तो मतलब तुल्य प्रतिरोध आ गया कि 5 आने वाला है। क्लियर बात? उसके बाद धारा निकालनी पड़ेगी, धारा निकालनी पड़ेगी तो V/R लगा के हम लोग धारा निकालेंगे, मतलब 10/5 मतलब 2 धारा आएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 ओम, मतलब धारा बहने वाली है टोटल की टोटल कितनी? आपको पता है कि 2 ओम की धारा, 2 एम्पियर की धारा बहेगी। मतलब हम लोग जब इसकी क्या निकालेंगे, 2 एम्पियर की धारा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 आंसर आ जाएगा। यही आंसर आने वाला है कि 5 आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा। क्लियर बात? लेकिन
कैसे, हम लोग करके देखें तब पता चलेगा कि कैसे। चलो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जब ये यहाँ से धारा बहना शुरू हुई तो पहला काम ये होता है कि परिपथ को एकदम सीधी रेखा में अच्छा सा बना लो। मतलब कि जब ये धारा बहना शुरू होगी यहाँ आएगी, फिर उसके बाद धारा यहाँ पहुँचेगी। जब धारा यहाँ पहुँचेगी तो धारा को सोचना पड़ेगा कि वो किधर जाए। इसका मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला जो हम लोगों का प्रतिरोध है ये हम लोगों के समांतर क्रम में है। तो पहले इनको हम लोग श्रेणी क्रम में बना लेते हैं और इनको श्रेणी क्रम में बनाने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, हम लोग लिखेंगे कि 2 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रखी तो 1/2, फिर 1/2, इसके बाद ये हो गया 2 और अलासा लिया तो ये 2 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आप ऐसा जोड़कर देख भी चुके हैं। तो 1/r, इसका मतलब हम लोग जब यहाँ से 1/r बराबर लिखेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 2/2 आएगा। तो इस प्रकार इसको काट देंगे, ऐसे होगा तो मतलब r बराबर 1 आएगा। कैसे आएगा? कैंची गुणा करने के बाद। मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया है। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों को जो प्राप्त 1 ओम मिला है ये वाला, अब परिपथ कैसा हो जाएगा? ये यहाँ से पूरा साफ कर दीजिए और उसके बाद ये बिल्कुल सीधा एकदम परिपथ बन जाएगा। तो ये 1 ओम, ये दोनों जुड़ गए हैं तो यहाँ से मिला 1 ओम। उसके बाद ये 3 ओम, तो मतलब ये 1 और ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 3, ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में होंगे? ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे प्राप्त 1 ओम, उसके बाद ये वाला 1 ओम व जो हमारा वो 3 ओम है। 3 ओम कौन से क्रम में है? ये हमारे श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग इनको लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी, R हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो R बराबर कितना आएगा? देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार हम लोगों का कह सकते हैं कि ये 1 होगा, उसके बाद ये भी 1 होगा और उसके बाद ये होंगे 3। तो इस प्रकार R बराबर कितना आ गया? 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितने हो गए? 5। इस प्रकार ये हमारा 5 ओम का प्रतिरोध आ गया। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? अगर आ गई है तो लाइव चैट में अब मुझे थंब का सिंबल बनाकर तुरंत भेजें कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद देखते हैं कि अब क्या करना है। ये पहला क्वेश्चन तो बता दिया, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा इसी का पार्ट, तो ये पहला पार्ट था, हमने यहाँ पर 1 नंबर डाल दिया। उसके बाद देखिए 2 पार्ट में क्या पूछा है? परिपथ की धारा। तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया मैंने, परिपथ की धारा निकालनी है। और परिपथ की धारा निकालने के लिए परिपथ में कितने वोल्ट की बैटरी या सेल जुड़ा है वो पता होना चाहिए, कितना प्रतिरोध है वो पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि धारा I बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? V/R। अभी आप लिख चुके हैं। और कितने हम लोग का कितना वोल्ट की जो है सेल जुड़ी हुई है? 10। उसके बाद प्रतिरोध कितना निकाला मैंने? 5। तो ये 10/5, इसका मतलब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 आ गया। और ये हम लोगों ने लिख दिया कि 2 एम्पियर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये 2 एम्पियर कैसे हुआ? टोटल हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि उसका कितना वोल्ट था, मतलब कितने वोल्ट की बैटरी उस या सेल उसमें जुड़ा हुआ था। और उसके बाद हमने ये निकाल दिया कि उसमें कितना प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध तो पहले ही निकाल चुके हैं कि 5 था। अब हमने ओम का नियम लगाया और उसके बाद क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। इतनी बात क्लियर। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट देखो। अब इसके बारे में पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। आपको जब श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन हम करवा रहे थे तो हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सबके पास समान धारा जाती है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब अगर इसमें हम लोग वो नियम लगाकर देखें कितनी धारा किस में जाएगी, इसके बारे में सोचते हैं। जब यहाँ से बैटरी को ऑन किया गया, मतलब स्विच को ऑन किया गया, धारा उसमें बहने लगी, तो यहाँ से जब धारा बही तो कितनी एम्पियर की थी? 2। इसका मतलब 1 ओम प्रतिरोध जब था तो उसके पास जितनी भी धारा आएगी वो 2 हमारी एम्पियर की होगी। इतनी बात क्लियर। अब धारा जब यहाँ पहुँची तो धारा प्रतिरोधों के अनुसार बट जाती है। इसका मतलब प्रतिरोध अगर समान है
तो इसके पास जितनी धारा जाएगी उतनी ही इसके पास जाएगी। 2 एम्पियर की धारा थी, अब एक उधर गई एक उधर गई, लेकिन ये धारा जब यहाँ पर पहुँची तो वो इंतज़ार कर रही कि वो वाली धारा भी आ जाए। धारा याद रखिएगा प्रतिरोध पे डिपेंड करती है, मतलब उसके मान पे डिपेंड करती है। लेकिन जब धारा ये यहाँ पर पहुँची तो जब धारा इस पॉइंट पर यहाँ पर आई तो ये फिर से हमारी 2 हो गई, मतलब जो एक इधर से गई एक इधर से गई। अभी मैंने कहा एक एक गई ना, इस रूल में हम लोग किरचॉफ का रूल लगाते हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर प्रतिरोधों का मान समान है तो हम कह सकते हैं कि हाँ 1 एम्पियर 1 एम्पियर। अगर यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध होता, नीचे 5 का होता, तो ये नहीं कह सकते थे कि 1 एम्पियर ऊपर जाएगी 1 नीचे जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पर धारा हम लोगों की जब पहुँची तो फिर से 2 एम्पियर हो गई। इसका मतलब जो ये एरो मैंने लगाया है, अगर यहाँ पर धारा की गणना की जाएगी तो जितनी बैटरी से धारा या सेल से धारा निकली थी वो धारा ही वहाँ पर पहुँचेगी, मतलब तुल्य धारा ही जाएगी। समझ में आ रही बात। अब उसके बाद 3 ओम प्रतिरोध के पास कितनी धारा होगी, उतनी ही धारा होगी जितनी की धारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उतनी ही धारा होगी जितनी धारा मेरी उस सेल से निकली थी। इसका मतलब 3 ओम प्रतिरोध के पास जो धारा होगी वो 2 एम्पियर की होगी। इतनी बात। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या इनके विभवांतर भी प्रत्येक स्थान पर समान होंगे? नहीं। मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर का मान समान नहीं होता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई कि मतलब यहाँ पर विभवांतर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। इस बात को याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में विभवांतर कभी भी समान नहीं होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इसका मतलब यहाँ जो विभवांतर होगा वो यहाँ होगा लेकिन वो विभवांतर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर में है, क्रम में है, तो यहाँ विभवांतर समान। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आ रहा है ना? बताइए मुझे जल्दी से कि आपको समझ में ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, आपका भविष्य खतरे में हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए आप बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिए। इतनी बात क्लियर। अब इसका मतलब 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर जब मुझे निकालना होगा तो हम लोग ये लिखेंगे कि उसके पास धारा कितनी है, उसका प्रतिरोध कितना है, फिर उसके बाद तब हम लोग V बराबर IR फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रही बात। ओम का नियम वहाँ लगेगा ही ज़रूर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोध वाले 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के पास धारा कितनी होगी? धारा कितनी होगी? हम लोगों को जितनी भी बैटरी से धारा निकलेगी वो उसके पास होगी। इसका मतलब कितनी होगी? 2 एम्पियर होगी, 2 एम्पियर होगी। तो इसलिए हम लोग कौन सा नियम लगाएं? V बराबर IR। V यहाँ I से R को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम लोग लिखेंगे कि अतः विभवांतर और विभवांतर V बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? IR। तो इसका मतलब V बराबर हो गया, I की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू जो वहाँ पर होगी वो वाली आप पुट करोगे, क्योंकि आप पूरे वाले के नहीं पुट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। इसका मतलब R की वैल्यू कितनी होगी? जो यहाँ पर थी 3 ओम लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब V बराबर आएगा 6। क्या ये कंप्लीट आंसर है? नहीं, मात्रा का भी बाकी है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 6 वोल्ट। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जितना भी टाइम लगा। अभी ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन मुझे करने हैं आज की इस क्लास में, लेकिन आप लोगों से बस हम एक बात कहना चाहते हैं कि वीडियो को जब भी देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 2 दिन से थोड़ी सी क्लास मैं अच्छे से नहीं दे पा रहा था क्योंकि गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी मेरे। अभी भी मुझे फिर से एहसास होने लगा कि गले में फिर से अचानक से दर्द होने लगा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोगों के लिए हम बराबर मेहनत करते जा रहे हैं। मेरी आवाज़ में ऐसा लग रहा है कि अब चेंज आने वाला ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब मैंने थोड़े से अपने बोलने की स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि पूरी क्लास अच्छे से मैं आप लोगों के लिए रेडी कर पाऊँ। कल क्लास नहीं हो पाई इसी वजह से, क्योंकि गले में प्रॉब्लम थी। परसों भी क्लास नहीं हो पाई, इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर मैंने बनाई है, रेडी की है क्लास आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पढ़ सकें और रेगुलर हम आपके लिए क्लास दे सकें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि क्लास का आने का इंतज़ार किया करें थोड़ा सा, और जब क्लास ना हो रही हो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अभी थोड़ी सी लगभग
28 या 29 तारीख तक थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। 28 को एग्ज़ाम है मंडे को, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जो रेगुलर क्लास ना मिल पाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है मेरा, हम आप लोगों के लिए डेली क्लास ज़रूर लेकर आएंगे, जैसे अभी तक लेते, मतलब आप लोगों के लिए हम क्लास दे रहे थे। इसलिए क्लास को अच्छे से एंजॉय किया कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि हम भी आगे बढ़ें और साथ ही साथ आपका भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इन 2 क्वेश्चंस के बाद हम कोई तीसरा क्वेश्चन आपको बताना शुरू करते हैं। तब तक के लिए अभी हम थोड़ा सा करते हैं इंतज़ार। अरे इंतज़ार क्यों, अब तीसरा क्वेश्चन तो हाजिर है ना। देखो ज़रा ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए, मतलब किस प्रकार जोड़ा जाए कि संयोजन से अधिकतम, फिर लिखा है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। मतलब इनको किस प्रकार हम लोग जोड़ें कि उनसे सबसे ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त हो सके और सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो इसके बारे में भी हम आपको बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर बता चुके हैं। जब श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन आपको हम बता रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर संयोजन क्रम जो आपका समांतर क्रम संयोजन है, तो जितना भी आपका प्रतिरोध आएगा वो सारे जितने भी प्रतिरोध होंगे उनसे भी कम आएगा। मतलब नहीं समझ में बड़ी बात। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, ये सारे के सारे हो गए, इनको हम श्रेणी में जोड़ दें तो इससे प्रतिरोध आएगा बहुत ज़्यादा होगा। अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो जो सबसे कम वाला प्रतिरोध है 2, इससे भी ज़्यादा कम वाला प्रतिरोध हम लोगों को प्राप्त होगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा कि अगर इनको हम मान लीजिए 5, 6, 7 ना हो, सिर्फ ये 2 ही 3 हो, इनको तो आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो ना, थोड़ा सा सॉल्व करके। तो 2, 3 और 4 इनको अगर श्रेणी में जोड़े तो हम लोग को मिलेगा 2 और 3 और 4, 4 3 7 2 9 मिल जाएगा। लेकिन अगर इनको हम समांतर में जोड़ेंगे ना, तो उत्तर जितना भी आएगा वो 2 से भी ज़्यादा कम होगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट कि आपको समांतर क्रम में सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। जो एक बड़ा, जो एक आपका सबसे छोटा प्रतिरोध होता है, उससे भी ज़्यादा छोटा आपको आंसर प्राप्त होता है। मतलब उससे भी ज़्यादा कम प्रतिरोध आपको प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को करेंगे तब बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 बार पूछा जा चुका है पिछले 4 साल में। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन जो लिखा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनसे अधिकतम और उनसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। इसका मतलब हम लोग पहला वाला जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि 4 ओम, 8 और 12 और उसके बाद वह लगा के लिख देंगे 24 ओम के प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। नहीं समझ में आ रही बात? जोड़ के देख लेते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 की वैल्यू कितनी है? 4, फिर 8 हो गई हमारी, फिर उसके बाद 12 और 24। अब इन सब को जोड़ना है और मेरी गणित है बहुत ज़्यादा कमज़ोर। 8 4 12 12 12 24 और 24 24 48 इसका उत्तर आएगा। मतलब 8 4 12 12 और 12 24 24 और 24 48, मतलब 48 ओम आएगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि किस प्रकार? इस प्रकार हमने आपको 48 ओम का आंसर दे दिया। अब उसके बाद इन सारे प्रतिरोधों को अगर हम लोग कौन से क्रम में जोड़ें? इन सब को हम समांतर क्रम में जोड़ें तो हम लोग लिखेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने
पर कौन सा हम लोग को क्या प्राप्त होगा? समांतर क्रम में जोड़ने पर, इस मार्कर से हल्का दिख रहा है, इससे लिखते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होगा। जोड़ने पर जो प्रतिरोध होगा वो कैसा मिलेगा? न्यूनतम प्राप्त होगा। देखिए मैंने इसको क्या लिखा है, एक बार पढ़ के बता देते हैं, कुछ लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होगा, ये मैंने लिखा है। अब इसको लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/R4। इतनी बात क्लियर? बराबर के नीचे बराबर। देखो गलती कहाँ होती है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अपने वो गलती को ना करें। देखो ज़रा ध्यान से, 1/R मतलब 1/4, कितना लिखेंगे? 4, उसके बाद 1/8, उसके बाद 1/12, फिर 1/24। देखो ज़रा ध्यान से, अब इन सब का हमें लासा लेना है, इतनी बात ध्यान से समझना। अब लासा लेने का हम एक आपको अच्छा सा तरीका बताते हैं कि कैसे इसका लासा आप लोगे। देखो 4 का लासा लेना है, 8 का लासा लेना है, 12 का लेना है और 24 का लेना है। बात करें अगर ट्रिक की, सबसे बड़ा नंबर कितना है? सबसे बड़ा नंबर है 24। अगर जो सबसे बड़ा नंबर है वो सारे जितने भी छोटे नंबर लिखे हैं इन सब के पहाड़े में वो आ जाए, मतलब सबके टेबल में आ जाए, तो इसका मतलब वो बड़ा वाला संख्या ही आपका लासा होगा। ज़रा ध्यान से समझिए इस बात को। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 से ज़्यादा ना हो, कट जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़िए 24 आ जाए तब भी ख़त्म हो जाएगा, 8 त्रिक 24, फिर 12 दूना 24, वो भी हो जाएगा। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या ही हमारा लासा होगा। ये है ट्रिक, नहीं समझ में आई? बात यह है कि अगर बड़ी वाली संख्या जो है वो छोटी वाली संख्या के पहाड़े में आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो बड़ी वाली संख्या ही आपका लासा होगी। इसका मतलब आप इसका लासा 24 लिखेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इसका लासा अलग से रफ कॉपी में निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ आएगी? अब देखो ज़रा ध्यान से क्या करते हैं। इसका लासा आएगा 24, तो यहाँ से लिखेंगे 24। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 से ज़्यादा ना हो, आया 6। अब यहाँ पर 6 को 1 से गुणा करके लिख दीजिए। फिर 8 त्रिक 24, 3 आया, 3 का गुणा 1 से करके लिख दीजिए, कितना हो गया? 3 हो गया। फिर उसके बाद 12 दूना 24, 2 आया, 2 का गुणा 1 से कर दीजिए, मतलब 2 आया। फिर 24 1 कम 24, 1 आया, 1 का गुणा 1 से कर दीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनका बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, इस वजह से हम अपनी कमज़ोरी को जाया ना करते हुए आपको बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। अब आपको 6 में 3 को जोड़ना है तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। फिर 9 में से 2 जोड़ना है तो 10 और 11 आएगा। फिर उसके बाद फिर जोड़े तो 12 आएगा। इसका मतलब 12/24 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद आपको पता तो होगा ही कि 12 के पहाड़े में 24 आता है। इसका मतलब 12 1 कम 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। इसका मतलब 1/R बराबर 1/2 हो गया। क्या आपका उत्तर सही है? ना, गलत है, क्योंकि आपको R का आंसर निकालना है, ना कि आपको 1/R का आंसर निकालना है। यही गलती होती है। इसलिए क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। मैं आपको शायद 3-4 बार बता भी चुका हूँ। उसके बाद 2 को इससे गुणा करना है, मतलब ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा R बराबर कितना आ गया है? 2 आ गया है। अब ज़रा हमारे उस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए जो इस क्वेश्चन को करते वक्त मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका जो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो मेरे सबसे वाले छोटे वाले प्रतिरोध से भी ज़्यादा छोटा होगा। तो इसका मतलब देखो ज़रा, सबसे वाला छोटा वाला प्रतिरोध इस कितना था? 4। उससे भी ज़्यादा छोटा ये प्रतिरोध आ गया है जिसका मान है 2। इसका मतलब आपको इतनी बात तो अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान हम लोगों को ज़्यादा प्राप्त होता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान हमको कम प्राप्त होता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर है? अब हम जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए हैं समाप्त। अब इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5-6 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन नंबर दिलाएगा आपको पूरे के पूरे 7। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है, ये आपके एग्ज़ाम में लगभग 5-6 बार पूछा जा चुका है। इसलिए इसको आपको कम से कम 5-6 मिनट तक पूरे 7 नंबर पाने के लिए अच्छे से देखना होगा। क्या करना है? लिखा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है, अपने आप लिख दीजिएगा कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? ये 4 पॉइंट ज्ञात करने हैं। पहला पॉइंट क्या है?
ए व बी के बीच प्रतिरोध। तो इसमें तो ए और बी कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ए तो बी जरूर होगा। तो यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर आपका बी है। ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेंगे। फिर देखो क्या है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, इस बैटरी जो आपको ये बैटरी दिख रही है 10 वोल्ट की, इस 10 वोल्ट की बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसकी गणना हमें करनी है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें तो ए व बी के बीच विभवांतर की गणना करनी है। इसका मतलब जो 10 वोल्ट का ये विभवांतर दिया है, ये हम लोगों को क्या करना है कि ये हम लोगों को पता तो है, लेकिन ए व बी के बीच कितना विभवांतर होगा इसकी गणना करनी है। उसके बाद बात करें हम लोग कि तीसरा पॉइंट क्या है, तो लिखा है कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की गणना करनी। भैया एक विभवांतर हम लोगों को 10 वोल्ट यहाँ पर बैटरी का लगा के, सेल को लगा के दे दिया गया, लेकिन फिर भी बार बार 2 विभवांतर पूछ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा ज़रूर है। वो लोचा क्या है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करें तो हम लोग लिखेंगे ए व बी के मध्य क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर डैश लगाकर छोड़ देते हैं। एक बार बोर्ड पे लिखने के बाद हमको बोर्ड को साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए साथ साथ अपनी कलम से आप अपनी कॉपी पर इसको छापते रहना। देखो ज़रा ध्यान से, ए व बी के बीच मध्य प्रतिरोध, तो हम लोग देखें अगर ध्यान से तो जैसे जैसे ये धारा यहाँ से बहना शुरू होगी, ये धारा यहाँ पहुँचेगी, फिर धारा यहाँ पहुँचेगी, और जब धारा यहाँ पहुँचेगी तो उसके बाद धारा के मार्ग में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से धारा बहती हुई यहाँ से जाती हुई यहाँ पर आएगी, और यहाँ से धारा बहती हुई यहाँ से जाती हुई धारा यहाँ पर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा 4 ओम में होगी वही धारा 2 ओम में होगी, और जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले 4 और 2 श्रेणी क्रम में थे, और नीचे वाले 2 और ये 2 एक किस में कौन से क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, हमने कहा धारा यहाँ पे आई, धारा यहाँ पे जाएगी तो 4 और 2 जो होंगे वो श्रेणी में होंगे। तो आपको जो इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ऐसे बना हुआ है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपको हम इंटरव्यू यहीं पर पास करवा दें। इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार हमने प्रतिरोधों को बना दिया है, और ये ऐसे बना दिया है। कुछ समझ में आ रही बात? ये टेढ़े मेढ़े गिनती हमने ऐसे बना दी। अब उसके बाद यहाँ पर अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों के प्रतिरोध ऐसे और ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इनको फिर से जोड़ देंगे तो एक प्रतिरोध फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ऊपर ये दोनों श्रेणी क्रम में, नीचे ये और ये जो होंगे वो हमारे फिर से श्रेणी क्रम में होंगे, फिर उनको हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये हमको करना है। देखिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो 4 है और 2 है, लिखेंगे 4 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनको जोड़ दो, R बराबर R1 प्लस R2, इसको A नाम दे दिया। इसका मतलब RA बराबर 4 प्लस 2, तो RA बराबर आपका आ गया 6 ओम। उसके बाद देखो क्या करते हैं, फिर हम लोगों का ये 2 और ये 1 कौन से क्रम में हो गए, ये दोनों के दोनों हम लोगों के कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये भी हमारे श्रेणी में होंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2 ओम व 1 ओम कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि R और यहाँ पर B कर दें, तो हम लोग फिर लिख दें R1 प्लस R2। इसका मतलब जो R1 है वो आपका 2 है, और उसके बाद R2 जो है वो आपका 1 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब RB कितना आ गया, 3। इस प्रकार हम लोगों का जो ये परिपथ था, जो हमने अभी दूसरा बनाया था ना, कि ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए।
अब उसके बाद ये जो यहाँ से जुड़ने के बाद मिलेगा, अगर हम इस परिपथ को ऐसे 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 करके मिटा दें, इसको एक बना दें, इसको एक बना दें, वो दोनों कौन से क्रम में होंगे? वो दोनों समांतर क्रम में होंगे। इसका मतलब जो आर बी मिलेगा और आर ए मिलेगा वो समांतर क्रम में होगा। जैसा डायग्राम बनाया था मैंने कि अभी ये 4 हैं, अगर इनको हम ऐसे बना दें तो अब ये इस प्रकार के हो गए, ऐसे बने हैं ना, ऐसे। अब हम इनको जोड़ दें तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे 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 प्रतिरोध हो गए, ऐसे। अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग इनको जोड़ दें तो हम लोग लिखेंगे कि आर, देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर का है और ये बहुत आसान है, 7 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। आर ए व आर बी कौन से क्रम में है? समांतर क्रम, समांतर क्रम में है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत बड़ा। समांतर क्रम में है इसलिए 1/r बराबर 1/RA प्लस 1/RB मैंने लिख दिया। 1 2 आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो ज़रा ध्यान से, 1 हम लोगों का RA कितना आया था? 6, RB कितना आया? 3, तो 1/3 हो गया, 1/R हो गया। अब ये हम लोगों का 1/R। अब देखो ज़रा ध्यान से, 1/6 1/3, क्या ये 3 और 6 का लासा लेंगे तो हम लोगों का 6 आएगा? बिल्कुल 6 आएगा। उसके बाद 6 कम 6 1 आया और 3 दूना 6 2 आया, 2 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3/6 1/R। क्या अब हम लोग इसको उल्टा कर दें? इसका मतलब इसको इससे गुणा, तो उससे पहले 3 कब? 3 3 दूना 6। अब 1 को R से गुणा करेंगे R और इसको इससे गुणा करेंगे 2, इसलिए R बराबर कितना आ गया? हम लोगों का 2 ओम आ गया। अब ये क्या पहला आंसर है? बिल्कुल। क्या इस प्रतिरोध को 3 वाले को जोड़ना पड़ेगा इस वाले 3 को? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी थी, हम लोगों ने कर दी। आप लोग क्या करोगे? गलती करोगे, ये 3 को भी जोड़ दोगे। नहीं भैया, 3 को नहीं जोड़ना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ए और बी के बीच ही बताना था। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। इतनी बात समझ आई? अब क्या करना है? दूसरा, परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना करने के लिए हमको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो ये तुल्य प्रतिरोध तो है नहीं, क्योंकि नीचे वाला 3 ओम और है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा है। देखो ज़रा ध्यान से, अब हम इसको पूरा करते हैं साफ। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। और मैं आपको बुक में देखकर बताऊं तो 2018, 2014, 2013, 2012 ये क्वेश्चन पूरे के पूरे 6 नंबर का पूछा जा चुका है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब हम लोग लिखेंगे कि इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? परिपथ में धारा। अब परिपथ में धारा निकालने के लिए हमको तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो परिपथ में धारा और डैश कर दिया, तो हम लोग लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए ज़रा ध्यान से, मेरी बात को फिर से समझिएगा। ये वाला 2 मैंने साफ़ नहीं किया ताकि समझा पाऊंगा ना अच्छे से। अब इन सबको मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ से मान लीजिए कि जोड़ने के बाद आपको इस प्रकार 2 ओम का एक प्रतिरोध मिल गया। अब ये वाला 2 ओम और जो ये वाला 3, धारा यहाँ से बहती हुई जाएगी। मतलब ये जो आपको ब्लैक वाले, ये सब रेड वाले दिख रहे हैं ना, ये मान लो है ही नहीं, मतलब ये यहाँ से जाएगी फिर इधर से आएगी। इसका मतलब ये वाला जो 2 सबको जोड़ने के बाद मिला था, वो वाला और ये वाला, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। इसलिए तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर ये वाला 2 और उसके बाद ये वाला 3, इसका मतलब R बराबर 5 होगा। जब तक आप ये 5 नहीं ज्ञात कर पाओगे, आपको धारा की गणना जो आप करोगे वो गलत होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे धारा। क्या लिखेंगे? I बराबर हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे V/R, और V की वैल्यू आपको पता ही है कि 10 है और R की वैल्यू 5 है, तो काट देंगे इसको, हो जाएगा उत्तर। इस प्रकार ये हम लोगों का धारा आ गई 2 एम्पियर। क्या इतनी बात समझ आ गई? इतना ही ये ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि अब हम ना गलती करते हैं, फिर 2 लिखेंगे फिर गलत हो जाएगा, फिर उत्तर 5 एम्पियर ले आओगे आप। बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं। मैंने अक्सर अपने कोचिंग सेंटर में इन क्वेश्चंस को करवाया है और उसके बाद बच्चे यही गलती करते हैं कि आपका तुल्य प्रतिरोध या तो गलत निकाल देंगे या तो धारा की गणना गलत कर देंगे। 2 में से एक गलती 100% हो ही जाती है, ध्यान से करिएगा। अब इसका मतलब ये हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें, तो थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा था कि ए व बी के बीच विभवांतर। तो लिखें ए व बी के बीच विभवांतर। ए व बी के बीच हमें विभवांतर की गणना करनी है। देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए व बी के बीच
ए व बी के बीच कितनी धारा होगी, ये हमको पहले गणना करनी पड़ेगी। तो ए व बी के बीच धारा, तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। विभवांतर निकालने के लिए ए व बी के बीच धारा, ए व बी के बीच प्रतिरोध प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब जो धारा यहाँ से बहना शुरू होगी, जो ए होगा ये बी होगा, इसके बीच में टोटल कितनी धारा होगी, मतलब इसके ए और बी के बीच में जितनी भी धारा होगी जो इससे निकलेगी वही तो होगी ना। इसका मतलब 2 एम्पेयर की धारा ही जाएगी। समझ में आ रही बात। ए व बी के बीच 2 एम्पेयर की होगी। प्रतिरोधों में नहीं कहा है कि ऊपर क्या होगी नीचे क्या होगी, ए व बी के बीच टोटल पूछ लिया है। समझ में आ रही बात। मतलब यहाँ पे धारा कितनी है और यहाँ कितनी है वो हम लोगों को पूरी गणना करके बता देना कि 2 एम्पेयर की है। ए व बी के बीच 2 एम्पेयर की धारा जाएगी। इसका मतलब ये हो गई हमारी 2 एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम लोगों को ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ए व बी के बीच आखिर प्रतिरोध कितना है। तो अभी अभी आप ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कर चुके हैं पहले वाले में, और आई थिंक आपका आंसर जो आया था वो 2 आया था, है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में। तो कितना लिखेंगे हम लोग, 2 ओम। फर्स्ट का आंसर कितना आया था, इसका 2 आ गया है। उसके बाद धारा कितनी आ गई, धारा भी 2 आ गई है। ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, तो ए व बी के बीच प्रतिरोध हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे फॉर्मूला, ए व बी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर। तो V बराबर I और R लगा देंगे हम लोग। V की वैल्यू नहीं पता, I की वैल्यू 2 गुणे 2, इसका मतलब कितना आ गया, 4 वोल्ट का। 4 वोल्ट का विभवांतर होगा ए और बी के बीच। समझ में आ रही बात। इसका मतलब टोटल बैटरी में था 10 का, लेकिन पहुंचा वहां कितना, सिर्फ 4 का। इस प्रकार ये तीसरा पार्ट भी आपका हल हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम लोग चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट क्या है, एक बार पढ़ते हैं। चौथे पार्ट में लिखा है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 ओम के सिरों, जो आपको पूरी बात लिखनी हो अच्छे से लिख लीजिएगा। 3 ओम के सिरों पर क्या निकालना है, विभवांतर। ये हम लोगों को निकालना है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 3 ओम के सिरों पर, मतलब प्रतिरोध तो पता ही हो गया है कि 3 ओम है, तो प्रतिरोध हमने लिख दिया R बराबर कितना, 3 ओम। ठीक है, 3 ओम हो गया। धारा निकालें, धारा कितनी होगी 3 ओम के पास, ये निकालें। तो भैया परिपथ से 2 एम्पियर की धारा बहना शुरू हुई। वो धारा जब यहाँ पहुँची तो ये 2 तो था नहीं, ये पूरी धारा यहाँ से घूमती 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 यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पे आई। मतलब टोटल जो 3 ओम के पास धारा होगी वो परिपथ में बहने वाली धारा ही होगी। इसलिए कह सकते हैं कि जो टोटल धारा बहेगी 2 एम्पियर की, वही धारा होगी इसके पास। इसका मतलब कितनी, 2 एम्पियर। नहीं समझ में आई बात। मेरे कहने का ये मतलब है जो परिपथ से धारा निकलेगी वही धारा यहाँ पर आएगी बह के, क्योंकि अब उसको अंदर जाना है। समझ में आ रही बात। धारा नष्ट नहीं होती है, हर जगह से घूम के फिर से बैटरी के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या निकालें, विभवांतर। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर V बराबर I और R। I की वैल्यू कितनी है, 2, और R की वैल्यू कितनी है, 3। तो 2 यहाँ कितना हो गया, 6 ओम। 6 ओम क्यों भाई, वोल्ट लिखेंगे ना, ये मात्रक तो वोल्ट का है, मतलब ये विभवांतर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने निकाल दिया। उम्मीद है आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी इस क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त, और आपको एक बात फिर से बताना चाहेंगे कि अब इस चैप्टर में आपको विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करने हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले और पढ़ने हैं। अगर आप फिर से इसी तरीके की न्यूमेरिकल की क्लास चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एकदम लड़ी लगा दीजिए कमेंट्स की कि हाँ मुझे ये चाहिए, ताकि मैं उसके लिए थोड़ा सा और मोटिवेट हो पाऊँ और आपको अगली क्लास में टॉपिक पढ़ाने के बाद, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ये सब पढ़ाने के बाद आपको फिर से अच्छी सी 2-3 न्यूमेरिकल की क्लास दे सकूं, ताकि इस चैप्टर से आपका कुछ भी ना छूटे। फ़िलहाल आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए इस क्लास के अंत में बस हम इतना कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा धीरे धीरे मैंने पढ़ाया, क्या मैंने स्पीड में पढ़ाया या धीरे पढ़ाया, कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को करते हैं समाप्त।
फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत मेहनत आप लोग करते रहिए। अगली क्लास का बेसब्री से फिर से इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ और जल्द ही लाइव भी आने वाले हैं। तो चलिए अब क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।